स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं फिरदौस गनी, आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 6 दिसंबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के सभी पंचायतों को एक बड़ा तोहफा देते हुए घोषणा की है कि बिहार की सभी पंचायतों में एक नया पंचायत भवन यानी कि मिनी सेक्रेटेरिएट का निर्माण किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि ग्रामीणों को प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, सरकारी और फिर गैर सरकारी सेवाओं जैसे कि कार्यों के लिए अब प्रखंड या फिर अनुमंडल कार्यालयों में चक्कर ना लगाना पड़े। जब विभागीय जानकारी के अनुसार नया पंचायत भवन पूरी तरीके से डिजिटलाइज सिस्टम से लैस होगा, ताकि ग्रामीणों को समय की बचत हो और फिर उसके काम तेजी से निपट सके। जब प्रमाण पत्र, विभिन्न सरकारी कार्ड, आवेदन सत्यापन जैसी तमाम सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होगी। जब ये भवन केवल प्रशासनिक ज़रूरतें ही पूरी नहीं करेगा बल्कि इसे बहुउद्देशीय उपयोग के हिसाब से डिज़ाइन किया जा रहा है, ताकि पंचायत स्तर पर बैठकों, जन सुनवाई, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और फिर सामुदायिक गतिविधियों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सके। वहीं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मानना है कि शहरी क्षेत्रों की तरह अब गाँव और फिर प्रखंड भी आत्मनिर्भर बने, ताकि हर व्यक्ति सम्मान के साथ अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके। दोस्तों नीतीश सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है, 3 नए विभागों की सौगात दी है। दरअसल बात यह है कि सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि हमारी सरकार ने अगले 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए ज़रूरी है कि बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण किया जाए और फिर युवाओं को गुणवत्तापूर्ण उच्च एवं तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। वहीं पर सीएम नीतीश कुमार ने आगे कहा है कि इसके लिए राज्य में अलग से 3 नए विभाग, युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग तथा नागर विमानन विभाग सृजित करने का निर्देश दिया है। इन 3 नए विभागों के सृजन से राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को नौकरी एवं रोजगार दिलाने में काफ़ी मदद मिलेगी। युवा रोजगार एवं कौशल विभाग के जरिए अगले 5 वर्षों में बड़ी संख्या में युवाओं को अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने आगे कहा है कि बिहार में कई नए हवाई अड्डों का निर्माण हो रहा है एवं भविष्य में उड़ान योजना के तहत कई बड़े छोटे नए हवाई अड्डों का निर्माण प्रस्तावित है। बिहार में अलग से नागर विमानन विभाग के सृजन से इसमें तेजी आएगी, औद्योगिक वातावरण बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और फिर इससे बिहार में निर्मित उत्पादकों के निर्यात में मदद मिलेगी। इसके अलावा हम लोगों ने अलग से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उच्च निदेशालय एवं बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम सृजित करने का भी निर्णय लिया है, जिससे युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने के लक्ष्य को आसानी से प्राप्त किया जा सके। दोस्तों बिहार मौसम विज्ञान केंद्र ने ताज़ा पूर्वानुमान में बताया है कि अगले 2 दिनों तक बिहार के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट और तेज हवा चलने की संभावना है। बिहार के पश्चिमी और मध्य जिलों में सामान्य से कम तापमान देखने को मिल सकता है। वहीं पर मौसम विभाग ने बताया है कि तेज गति की ठंडी हवा के कारण कई क्षेत्रों में ठंडक बढ़ सकती है और फिर लोगों को सुबह शाम ठिठुरन का एहसास होगा। दोस्तों बिहार मौसम सेवा केंद्र ने ताज़ा पूर्वानुमान बताया है कि अगले 2 दिनों तक बिहार के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट और तेज हवा चलने की संभावना है। बिहार के पश्चिमी और फिर मध्य जिलों में सामान्य से कम तापमान देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने बताया है कि तेज गति की ठंडी हवा के कारण कई क्षेत्रों में ठंडक बढ़ सकती है और लोगों को सुबह शाम ठिठुरन का एहसास होगा। यह बिहार मौसम सेवा केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर, सहरसा, मुंगेर, बांका, नवादा, जहानाबाद, पटना, औरंगाबाद, नालंदा, गया, रोहतास, कैमूर, भोजपुर और लखीसराय समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ हल्की ठंडी बनी रहेगी, जब कुछ जिलों में बादल छाए रहने की संभावना है। इससे दिन के तापमान में ज़्यादा वृद्धि नहीं होगी। वहीं पर बिहार के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान 8 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 24 से 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। सुबह और फिर रात के समय ठंड ज़्यादा महसूस होगी, जबकि दिन में हल्की धूप लोगों को राहत दे सकती है। वहीं पर मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि बिहार में 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवा चल सकती है। ये हवा उत्तर पश्चिम दिशा से आएगी, इससे तापमान में और गिरावट आएगी। ऐसे में लोगों को सलाह दी गई है कि वे सुबह शाम बाहर निकलते समय गर्म कपड़ा पहने। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार जल्द ही बिहार की राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। इस बात का संकेत पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए जेडीयू नेता संजय झा ने संकेत दिया है। आपको बता दूं कि निशांत
और फिर संजय झा दोनों को पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने एक साथ देखा। इसके बाद उनसे बात करते हुए निशांत ने बिहार की जनता को एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए कहा कि उनके पिता नीतीश कुमार ने पिछले 20 साल के दौरान बिहार के विकास के लिए बहुत काम किया है और आने वाले 5 साल के दौरान भी वे 1 करोड़ रोजगार देने का वादा पूरा करेंगे। इस दौरान उनके साथ मौजूद संजय झा ने पत्रकारों को यह संकेत दिया है कि निशांत जल्द ही राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। जब वहीं पर निशांत के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए संजय झा ने कहा कि पार्टी के लोग, पार्टी के शुभचिंतक, पार्टी के समर्थक और फिर पार्टी के हर कोई चाहता है कि निशांत जी पार्टी में आकर के काम करें। जहां हम बस यही चाहते हैं, अब उन्हें फैसला करना है। वहीं पर समाजवादी विचारधारा के नेता नीतीश कुमार देश के उन चुनिंदा नेताओं में से एक हैं जो राजनीति में परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं। नीतीश कुमार के 20 साल तक सत्ता रहने के दौरान उनके परिवार से कोई भी राजनीति में नहीं आया है। वहीं पर उनके पूर्ववर्ती राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार पूरी तरीके से राजनीति में सक्रिय है। लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी 2 बार बिहार के सीएम रह चुकी है, जब उनके दोनों बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। जब उनकी सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती फिलहाल पाटलिपुत्र से लोकसभा की सांसद है। वहीं पर दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य सारण से लोकसभा का चुनाव लड़ चुकी है। दोस्तों, बिहार विधानसभा में कल अंतिम दिन काफी हंगामेदार रहा। कल ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने विभाग का विस्तृत बजट प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि सरकार गांव के विकास के लिए व्यापक योजनाओं पर काम कर रही है और अगले वित्तीय वर्ष में रोजगार, आधारभूत संरचना, सड़क निर्माण और फिर जीविका समूहों को मजबूत बनाने पर विशेष फोकस रहेगा। मंत्री श्रवण कुमार ने अपने प्रस्ताव में मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, नाली गली योजना, ग्रामीण पेयजल आपूर्ति, शौचालय निर्माण तथा जीविका दीदियों के लिए नए अवसरों के विस्तार की बात रखी है। उन्होंने कहा कि जीविका समूह की भूमिका बिहार के ग्रामीण ताने बाने में बेहद महत्वपूर्ण है और फिर आने वाले वर्ष में इनके माध्यम से माफियाओं को आर्थिक रूप से और भी सशक्त बनाने का लक्ष्य है। वहीं पर मंत्री के प्रस्ताव के तुरंत बाद विपक्ष की ओर से राजद विधायक आलोक मेहता ने तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बजट भले ही कागज पर ग्रामीण विकास के लिए हो, लेकिन उसकी असल संरचना ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने वाली है। जहां उनके अनुसार सड़क निर्माण और फिर अन्य योजनाओं की निविदाओं में बड़े ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है, जबकि वास्तविक ग्रामीण जरूरतें पीछे छूट रही है। आलोक मेहता ने सरकार पर आरोप लगाया है कि ये बजट ठेकेदारों के पर बना है, इससे गांव की असली जरूरतें शामिल नहीं है। जब बुलडोजर संस्कृति बिहार की जमीन पर गलत है, ये विकास का मॉडल नहीं बल्कि राजतंत्र का तरीका है। उन्होंने कहा कि सरकार बुलडोजर मॉडल से प्रशासन चलाने की कोशिश कर रही है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। दोस्तों, विधान परिषद में उस समय कल हंगामा हुआ जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार की ओर से बोलने के लिए खड़े हुए, तो फिर विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। जब विपक्ष ने आरोप लगाया है कि उन्हें संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का मौका नहीं दिया गया और इसे अलोकतांत्रिक व्यवहार बताया है। इसके बाद सभी सदस्य सदन से बाहर चले गए, यानी कि वॉकआउट कर गए। जहां सभापति अवधेश नारायण सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मति से लिया गया है। उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ने पर सदन के नेता के भाषण समाप्त होने के बाद एक अवसर दिया जाएगा, लेकिन विपक्ष ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई और इसे प्रक्रियागत अन्याय बताया है। स्थिति तब और तनावपूर्ण हो गई जब विपक्ष की नेता राबड़ी देवी ने खड़े होकर के कहा कि विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है। इसके बाद राबड़ी देवी के नेतृत्व में राजद, कांग्रेस और फिर वाम दलों के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभिभाषण पर विस्तृत प्रतिक्रिया देते हुए सरकार की उपलब्धियों का बखान किया है। विपक्ष के अनुपस्थिति में संशोधन प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया गया है, जबकि सदन ने धन्यवाद प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से लेकर के परिणाम तक एक नाम खूब चर्चा में रहा, वह है मैथिली ठाकुर का। जब मैथिली ठाकुर पहली बार जीत करके विधानसभा पहुंची है और उसके बाद उनका बयान खूब वायरल हो रहा है। मैथिली ठाकुर ने सदन में कार्यवाही में हिस्सा लिया और फिर बताया है कि उन्होंने सदन में हर बात को ध्यान से सुना और उन्हें अभी काफ़ी कुछ सीखने को बाकी है। इस बीच मैथिली ठाकुर ने तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी को लेकर के टिप्पणी किया है कि उनको सदन में होना चाहिए था, हम लोगों को कंपटीशन नहीं मिल रहा है। मैथिली ठाकुर ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि आज तो मेरा पहला वाद विवाद वाला एक्सपीरियंस था जो मैंने खुद देखा है, यहाँ का माहौल काफ़ी सीखने लायक है। तेजस्वी यादव को लेकर के उन्होंने कहा है कि उन्हें होना चाहिए था, हम चाहते थे कि विपक्ष की तरफ से कोई ऐसी बात सामने आए जो कि ठोस बात लगे और फिर हमारी पार्टी के लोग उसका जवाब दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि मैं हर बात को ध्यान से सुन रही थी, तो फिर मुझे महसूस हुआ कि अभी बहुत
सीखना है। वहीं पर मैथिली ठाकुर से जब सवाल किया गया है कि आपने कहा था कि यदि मैं विधायक बन जाऊंगी तो फिर इसके बाद फिर मैं जिस अलीनगर को बदल करके सीतानगर कर दूंगी, इसके सवाल में मैथिली ठाकुर ने कहा है कि मैं नाम नहीं आदर्श के रूप में अलीनगर को सबसे ऊपर रखने का काम करूंगी, ये मेरा प्रण। उन्होंने आगे कहा है कि अपने क्षेत्र के लोगों से वादा है कि बिहार में जिस क्षेत्र में जितने भी विधायक हैं उन सबसे अच्छा काम मैं अपने क्षेत्र में करूंगी और फिर कुछ अलग करूंगी। मुझे सबसे युवा विधायक कहा जाता है तो फिर अपने विधानसभा क्षेत्र में ऐसा काम भी करूंगी जो कि सबके सामने रिफ्लेक्ट भी हो। मैथिली ठाकुर ने अपने क्षेत्र में अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने की भी बात कही है। वहीं पर मैथिली ठाकुर ने पहली बार विधानसभा पहुंचने के अनुभव को लेकर के कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा वहां पर और साथ ही बहुत कुछ सीखने को मिला है। उन्होंने आगे कहा है कि जो सिर्फ टीवी पर देखते थे आज जब सामने देख रहे हूं तो फिर बहुत अच्छा लग रहा है। जब मेरा समय आएगा तो फिर मैं जो बोलूंगी और उसकी तैयारी कर रही हूं। दोस्तों, झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने ऐसा बयान दे दिया है जिससे बिहार का सियासी पारा बढ़ सकता है। हाल ही में बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ है। नतीजे सामने आने के बाद एक तरफ जहां पर महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है तो वहीं पर AIMIM को 5 सीटों पर जीत मिली थी। अब इरफान अंसारी ने कहा कि बिहार में मुसलमानों ने गलत कदम उठाया है और असदुद्दीन ओवैसी साहब की भोली भाली चिकनी बातों में लोग फंस गए हैं। इरफान अंसारी ने कहा है कि पहले जो अलायंस का ऐलान हुआ था उसमें भी बहुत कुछ चूक हुई है। जहां आपने मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी, उप मुख्यमंत्री की घोषणा कर दी, अरे मुसलमानों को कुछ नहीं देंगे, वे मुसलमान शब्द की जगह भी अल्पसंख्यक बोलते हैं। मैं झारखंड के मुसलमानों को धन्यवाद दूंगा, यहाँ के मुसलमान बिल्कुल सचेत हैं, फुरकान साहब की बात मानते हैं, इरफान अंसारी पर विश्वास करते हैं। एक मत होकर के लोग बीजेपी को हराते हैं। दोस्तों, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि पिताजी बीमार है और उन्हें छोड़कर के बेटा सैर सपाटे पर निकल गए हैं। जहां नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के सदन की कार्यवाही से बाहर रहने के लिए तेजस्वी यादव की खिंचाई करते हुए पूछा है कि आप अपने साथ हिस्ट्री सीटर रमीज को साथ ले गए हैं क्या? रमीज वही शख्स है जिसके कारण रोहिणी आचार्य को घर छोड़ करके निकलना पड़ा था। वहीं पर विधानमंडल परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नीरज कुमार ने कहा है कि इस बार जनता ने विपक्ष को टूअर बना दिया है। जनादेश का वज्र टूटा और फिर तेजस्वी यादव परिवार समेत विदेश यात्रा पर चले गए हैं। पता चला है कि यूरोप गए हैं। अगर ऐसा है तो फिर किस देश में गए हैं ये बताना चाहिए, लोकेशन शेयर करके बता देना चाहिए या उनके साथ कौन गया है। वहीं पर मीडिया में खबर है कि कुख्यात रमीज उनके साथ गया है तो फिर ये बहुत गलत परंपरा है, ये गंभीर आपत्ति का सवाल है। उन्होंने कहा है कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव बीमार है और पुत्र विदेशों की सैर कर रहा है। जब पूछा है कि देश छोड़कर के विदेश जाने के लिए अदालत से आदेश लिया है तो फिर इसकी कॉपी मीडिया से शेयर करना चाहिए क्योंकि वे नेता प्रतिपक्ष हैं। वहीं पर इससे पहले बीजेपी सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान नेता विरोधी दल पिकनिक मनाने देश छोड़ करके विदेश चले जाए, ये तो सही नहीं है। ये सुविधा देश में मात्र 2 लोगों को ही मिली है, एक है राहुल गांधी और दूसरा तेजस्वी यादव, क्योंकि दोनों सीरियस नेता नहीं हैं, दोनों जनता के मिजाज या फिर नब्ज को नहीं समझते हैं। चुनाव इनके लिए एक मिड टर्म हॉबी है जहाँ आकर के हाथ हिलाते हैं और फिर चुनाव बाद ये फिर से विदेश घूमने चले जाते हैं। दोस्तों, 18वीं बिहार विधानसभा के पहले सत्र की 5 दिवसीय कार्रवाई खत्म हो चुकी है। दोनों सदनों की कार्रवाई को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है, लेकिन विधान परिषद में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर के माहौल गरमाया है। विपक्षियों ने जमकर के बवाल काटा है। इस बीच विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी की मुंह बोले भाई सुनील कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सुनील कुमार ने परिषद में सीएम नीतीश के साथ कदम से कदम मिला करके चलने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि हम नीतीश कुमार का समर्थन करेंगे, लेकिन पहले वो एक काम करेंगे। दरअसल सदन में महिलाओं को रोजगार के लिए दिए गए 10,000 रुपए को लेकर के सियासी बवाल तेज था। विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे थे, वहीं पर सत्ता पक्ष के नेता जवाब दे रहे थे। इस बीच सुनील कुमार ने कहा कि आप 10,000 रुपए देकर के क्या साबित करना चाहते हैं? 10,000 रुपए में तो आज कपड़े भी नहीं आते, तो फिर महिलाएं 10,000 रुपए में रोजगार कहां से शुरू करेंगे? 10,000 रुपए देकर के आप किस व्यवसाय में लेकर के जाना चाहते हैं महिलाओं को? सुनील कुमार ने सभापति से कहा है कि हम सभी बातों से सहमत हैं हुजूर, लेकिन अगर आप जिसको अभी 10-10 हज़ार रुपये दिए हैं उसको 1,90,000 रुपये दे दीजिएगा तो फिर हम आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलने को तैयार हैं।
दोस्तों 14 साल के बिहार के रहने वाले वैभव सूर्यवंशी का जलवा सामने आया है। एक मामले में विराट कोहली और रोहित समेत सबको पीछे छोड़ दिया है। जब भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे 14 साल के वैभव सूर्यवंशी के लिए साल 2025 काफी शानदार रहा। बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले वैभव ने IPL में डेब्यू करते ही तूफानी शतकीय पारी खेल करके सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसके बाद उन्होंने विदेश में भी अपना नाम डंका बजवाया और फिर इमर्जिंग एशिया कप जैसे टूर्नामेंट में अपनी बल्लेबाजी का जलवा दिखाया। फैंस लंबे समय से उनका इंटरनेशनल डेब्यू देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। इस बीच वैभव सूर्यवंशी ने एक खास मामले में साल 2025 में भारतीय स्पोर्ट्स खिलाड़ी के तौर पर विराट कोहली से लेकर के रोहित शर्मा तक सभी को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने साबित कर दिया है कि वे आने वाले समय के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। दरअसल साल 2025 में गूगल ट्रेंड्स की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा सर्च किए गए भारतीय स्पोर्ट खिलाड़ियों में वैभव सूर्यवंशी पहले नंबर पर है, जहां उनके प्रदर्शन और लोकप्रियता ने उन्हें इस साल का टॉप स्पोर्ट स्टार बना दिया है। इस मामले में उन्होंने विराट रोहित को भी पीछे छोड़ दिया है। वैभव सूर्यवंशी ने 12 साल की उम्र में बिहार के लिए रणजी ट्रॉफी डेब्यू किया था और अब वर्ल्ड क्रिकेट में एक जाना माना नाम बन चुके हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर प्रियांश आर्या, तीसरे नंबर पर अभिषेक शर्मा, चौथे पर शेख रशीद और फिर पांचवें पर महिला टीम की स्टार खिलाड़ी जेमिमा रोड्रिग्स है। दोस्तों बिहार में औद्योगिकरण की रफ्तार तेज होगी। दरअसल बात है कि उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि बिहार अब औद्योगिकरण की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है, जिसमें बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज गेम चेंजर साबित होगा। उन्होंने कहा है कि बिहार में स्टार्टअप को स्टेप वाइज आगे बढ़ाया जाएगा ताकि युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। इसके लिए विश्वविद्यालयों के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सुदृढ़ किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि बिहार में उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को सुरक्षा सहित सभी आवश्यक सुविधाएं राज्य सरकार मुहैया कराएगी। मंत्री ने कहा कि जो लोग सब्सिडी लेकर के राज्य में इंडस्ट्री लगा रहे हैं उसे मैं उद्योग नहीं मानता। जो लोग खुद का पैसा लगा करके उद्योग लगा करके आम जनता के लिए कार्य कर रहे हैं वास्तव में वही उद्योग है। बिहार लंबे समय से कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था पर निर्भर रहा है, अब औद्योगिकरण की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में बिहार को एक औद्योगिक प्रधान राज्य बनाने का संकल्प पूरा करना है। वहीं पर मंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज शुरू किया है। यह पैकेज न केवल निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन प्रदान करता है, बल्कि राज्य की आर्थिक संरचना को मौलिक रूप से बदलने की क्षमता रखता है। इस पैकेज के तहत निवेशकों को 3 मुख्य योजनाओं का विकल्प दिया गया है, जो निवेश की राशि, रोजगार सृजन और फिर क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर आधारित है, जिसमें भूमि आवंटन, ब्याज सबवेंशन और फिर SGST सहित अन्य लाभ शामिल हैं। दोस्तों बिहार बीजेपी के चीफ डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को अपनी आदतें सुधारने की जरूरत है और विदेशों में इंडिया की नेगेटिव इमेज बनाना बंद करनी चाहिए। राहुल गांधी को अपनी आदत पर सुधार करना पड़ेगा। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी को अपनी आदत पर सुधार करना पड़ेगा। जब पहले राहुल गांधी देश की चिंता का सोच बनाएं, जब उनकी छवि देश के प्रति अच्छी नहीं है जो जनता समझती है। इसलिए राहुल गांधी विदेशी प्रतिनिधिमंडल से मिलकर के क्या करेंगे, वे उनसे मिलकर के देश की शिकायत ही करेंगे। दोस्तों बेगूसराय में बुलडोजर एक्शन में घर उजाड़ने के बाद पूर्णिया सांसद पप्पू यादव देर रात पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। इस दौरान पप्पू यादव पीड़ित परिवार से मिलकर के हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। वहीं पर पीड़ित परिवार रोते हुए पप्पू यादव से इंसाफ की गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये गरीबों की सरकार है या किसकी सरकार है? ये अमीरों का सरकार है, अपराधियों का सरकार है, माफियाओं का सरकार है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि बेगूसराय के इस मामले को सरकार को भेजें। वहीं पर तेजस्वी यादव कुछ नहीं करने पर कहा कि राहुल गांधी ने पप्पू यादव को भेजा है। हम बिहार के गरीब और फिर आम आदमी का बेटा हूँ, ये जिम्मेदारी पप्पू यादव की है और फिर जब तक जुल्म होगा हम उस जुल्म के खिलाफ करेंगे। जब सरकार अगर नहीं बसाया तो फिर हम पूरे बिहार बंद का कॉल करेंगे, ये मैं आपको वचन देता हूँ। दोस्तों जो लोग बेरोजगार हैं और रोजगार की तलाश कर रहे हैं उसके लिए अच्छी खबर है। जो उम्मीदवार बिहार में बतौर वर्क इंस्पेक्टर के पदों पर नौकरी करना चाहते हैं उन उम्मीदवारों के लिए ये सुनहरा मौका है। भर्ती निकली है। इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया
5 दिसंबर से ही शुरू हो गई है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट जाकर के 5 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं पर इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कक्षा 10वीं पास होना चाहिए, यानी कि मैट्रिक। साथ ही साथ उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त संस्थान से IIT, ड्राफ्टमैन, सिविल सर्वेयर या फिर प्लम्बर ट्रेड के परीक्षा पास हो। ये कार्य निरीक्षक के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु सीमा 1 अगस्त 2025 के आधार पर की जाएगी। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 साल निर्धारित की गई है। इसके अलावा सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 37 वर्ष, महिला और फिर OBC उम्मीदवार की अधिकतम आयु 40 वर्ष और फिर SC एवं ST उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है। दोस्तों, बिहार वन विभाग में बम्पर पदों पर भर्ती निकली है। दरअसल बिहार के युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा मौका आने वाला है। बिहार सरकार ने वन विभाग में लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने का फैसला कर दिया है। इसके साथ ही बिहार में फलदार और फिर स्वास्थ्यवर्धक वृक्षों के रोपण को बढ़ावा देने, पार्कों के रखरखाव और फिर इको टूरिज्म को मजबूती देने पर भी जोर दिया गया है। सरकार की योजना है कि आम लोगों को भी पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया जाए ताकि पर्यावरण संरक्षण को और हरियाली को बढ़ावा मिले। वहाँ पर विभाग में निकले अलग अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता भी अलग अलग होगी, जैसे कि वन रक्षी और फिर वनपाल के लिए 12वीं पास होना जरूरी माना जा रहा है, जबकि क्लर्क और फिर स्टेनोग्राफर पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को 12वीं पास के साथ टाइपिंग या फिर शॉर्ट हैंड का ज्ञान होना चाहिए। जहाँ अमीन पद के लिए ITI या फिर संबंधित ट्रेड में डिप्लोमा, ड्राइवर के पदों पर आवेदन करने के लिए 10वीं पास और फिर वैध ड्राइविंग लाइसेंस जो होना जरूरी होगा। दोस्तों, राशन कार्ड वालों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जहाँ दरअसल बात है कि सरकार ने PDS में बड़ा फेरबदल करते हुए एक नया फूड फॉर्मूला लागू करने का ऐलान कर दिया है। यह फैसला जनवरी 2026 से असर दिखाएगा और फिर सियासी गलियारों में इसकी गूंज अभी से सुनाई देने लगी है। जहां सत्ता पक्ष इसे बेहतर पोषक संतुलन का नाम दे रहा है, तो फिर विपक्ष इसे राशन में रद्दो बदल का राज बता करके जनता को सतर्क रहने की नसीहत दे रहे हैं। नए प्रावधान के मुताबिक लाभुक परिवारों को अब 14 किलो गेहूँ और फिर 21 किलो चावल मिलेगा, जबकि वर्तमान में 7 किलो गेहूँ और फिर 28 किलो चावल दिया जा रहा है। सियासी भाषा में कहें तो फिर सरकार ने राशन की थाली में गेहूं का वजन दोगुना कर दिया है, लेकिन चावल की कटौती साफ नजर आ रही है। वहीं पर PMCH लाभुकों के लिए भी एक नया नियम तय कर दिया है, जहां उन्हें अब प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न मिलेगा, जिसमें 2 किलो गेहूं और फिर 3 किलो चावल शामिल होगा। जब पहले ये अनुपात 1:4 था, यानी कि 1 किलो गेहूं और फिर 4 किलो चावल। वहीं पर सियासी पंडित इसे सरकार की राशन पॉलिटिक्स की नई विसात बता रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने गेहूं के हिस्से को बढ़ा करके कृषि उत्पादन की नई दिशा और फिर बाजार कीमतों को ध्यान में रखते हुए एक रणनीतिक चाल चली है। दूसरी ओर विपक्ष सवाल उठा रहे हैं कि चावल की कटौती गरीब वर्गों को मुश्किल में डाल सकती है, क्योंकि बिहार और फिर पूर्वी भारत में चावल पारंपरिक मुख्य आहार है। वहीं पर विभाग का तर्क है कि ये बदलाव संतुलित वितरण और फिर खाद्यान्न की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए किया गया है। मगर जमीनी राजनीति यही कहती है कि राशन का खेल सिर्फ अनाज नहीं बल्कि नाराजगी और फिर संतुष्टि का भी होता है। इसलिए 2026 का नया राशन फॉर्मूला अभी से राजनीतिक बहस का केंद्र बना हुआ है। दोस्तों, बिहार विधानसभा में शुक्रवार को विपक्ष ने सरकारी योजनाओं की राशि खर्च को लेकर के सवाल उठाए, जिसके बाद सरकार की ओर से वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा है कि जब बिहार का बंटवारा हुआ तो फिर कहा जाता था कि खनिज झारखंड में चले गए और फिर बिहार में अब आलू और बालू बच गया है। बिहार क्या खाएगा? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ज्ञान विज्ञान और फिर ईमान ने आज बिहार का बजट करीब 3.25 लाख करोड़ पर पहुंचा दिया है। अब बिहार में चारा घोटाला, बालू घोटाला नहीं होता है। जहाँ नीतीश कुमार में ईमान का संकट नहीं है। हम जनता से पैसे लेकर के जनता के बीच खर्च करते हैं। नीतीश कुमार है तो फिर इनकी हर गारंटी पूरी होगी। वहीं पर विजेंद्र प्रसाद ने राजद सदस्य आलोक मेहता द्वारा उठाए गए सवाल पर कहा है कि विधानसभा में 3 दिसंबर को पेश किया गया 91,000 करोड़ का विनियोग विधेयक पूरी तरह से संवैधानिक व्यवस्था के तहत लाया गया है। ये जानकारी सभी को होनी चाहिए कि संविधान में ही अनुपूरक बजट की व्यवस्था की गई है। दोस्तों, जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने एक्स पोस्ट के जरिए पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उनकी छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया है। अनाप शनाप मन गलत एवं आधारहीन बातों को बोला गया है। तेज प्रताप यादव ने यहाँ तक कहा है कि ये वही पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास है जिसका नाम शबनम कांड में आया था। उन्होंने सचिवालय थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इस पर अब अमिताभ
दास की प्रतिक्रिया सामने आई है। अमिताभ दास ने एक यूट्यूब चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि तेज प्रताप यादव कम पढ़े लिखे हैं, मौलिक अधिकार के तहत ही मैंने अपनी बात रखी है, जब उस बात पर मैं कायम हूँ। FIR तो मैं भी कर सकता हूँ। तेज प्रताप यादव ने जो शिकायत की है उस पर यही कहावत आती है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं उनकी छवि क्या धूमिल करूंगा, उनकी छवि पहले से ही इतनी धूमिल है कि उनके परिवार ने ही उनको निकाल दिया है। तेज प्रताप मोहरा है, नीतीश कुमार असली सूत्रधार है, क्योंकि तेज प्रताप को लालच है कि उन्हें MLC बना दिया जाएगा। दोस्तों, इंडिगो फ्लाइट में आए आंतरिक संकट के बीच देश भर में बवाल मचा है। यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। इस बीच बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान सामने आया है, जब पप्पू यादव ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करके सवाल उठाए हैं और सरकार पर तंज भी कसा है। जब सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि सभी सेक्टर में सरकार कंपटीशन खत्म करके मोनोपोलिसी कायम कर रही है, तो फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया लापता है। दूसरी ओर इस पूरे विवाद पर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की ओर से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि आज सुबह से देख रहा हूं कि न्यूज चैनलों और फिर सोशल मीडिया पर फ्लाइट लेट होने को लेकर की पूरी व्यवस्था पर बहस हो रही है। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन गरीब की ट्रेन 10 से 20 घंटा लेट हो जाए, स्टेशन पर रातें कट जाए, उस पर देश में ना कोई प्राइम टाइम होता है, ना ही किसी की जवाबदेही। उन्होंने आगे लिखा है कि यही भारत की 2 यात्राएं हैं। फ्लाइट लेट हुई तो पूरी व्यवस्था हिल गई, ट्रेन 20 घंटे लेट तो अरे भाई भारतीय रेलवे है, आदत डाल ली, क्योंकि केंद्र सरकार के लिए देश में गरीबों की यात्रा समस्या है ही नहीं है, तो उसे बस एक रूटीन मान लिया गया है और फिर यही सबसे बड़ी समस्या है। दोस्तों, बिहार विधानसभा के 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र का शुक्रवार को समापन हो गया है। नेता प्रतिपक्ष पहले दिन के बाद सदन की कार्रवाई में नहीं दिखे। इसी बीच उनके यूरोप चले जाने की खबर आई है। इस पर सियासत सुलग गई है। जी हाँ, 2-4 दिन पहले गले मिलकर के बधाई स्वीकार करने वाले रामकृपाल यादव ने तेजस्वी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगले बार जनता उन्हें विपक्ष का नेता बनने लायक भी मैंडेट नहीं देगी। उन्होंने तेजस्वी यादव पर लोकतंत्र का अपमान करने का भी आरोप लगाया है। जब विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नीतीश सरकार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष की बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऐसा पहली बार है कि सदन से विपक्ष के नेता गायब रहे। सत्र इतना महत्वपूर्ण चल रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव ने अपने दायित्व को निर्वहन नहीं किया। ये लोकतंत्र का अपमान है। बिहार की जनता सब देख रही है। शायद अगली बार विपक्ष का नेता बनने का मैंडेट भी जनता उन्हें नहीं देगी। जहां 1 दिसंबर को सत्र के पहले दिन विधानसभा में बेहतर तस्वीर दिखी, जब शपथ लेने के बाद तेजस्वी यादव अपनी सीट से उठ करके रामकृपाल यादव के पास पहुंचे और गले लगा करके बधाई दी। तेजस्वी यादव के सत्र से गायब रहने पर विपक्ष के सदस्य AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान ने भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। जब विपक्ष की संख्या कम हो तब विपक्ष का नेता ही गायब रहे तो ये संवेदनहीनता है। इस वक्त उनका नहीं रहना मुनासिब नहीं है। जदयू के नीरज कुमार ने तो यहाँ तक कह दिया है कि उसके पिता बीमार है, वो बेटा विदेश में सैर सपाटा पर चले गए हैं, तो फिर ये गजब वाली बात है। दोस्तों, बिहार में बिजली बिल भुगतान से बचत होगी, जहां ऑनलाइन पेमेंट, स्मार्ट मीटर और प्रीपेड बैलेंस पर विशेष छूट मिल रही है। दरअसल ऊर्जा विभाग ने सभी विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे समय पर बिजली बिल का भुगतान करके न केवल अपनी जिम्मेदारी निभाएं बल्कि आर्थिक रूप से भी लाभ उठाएं। नियमित भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को कई तरीके की छूट और फिर रियायतें दी जा रही है, जिससे मासिक खर्च और फिर बिजली उपयोग दोनों में संतुलन बनाए रखना आसान होता है। जहाँ समय पर भुगतान करने से उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर में 25 पैसे प्रति यूनिट की दर से ऊर्जा निःशुल्क में अतिरिक्त छूट मिलती है। जब वहीं पर स्मार्ट मीटर में लगातार 3 महीने तक 2000 रुपये से अधिक बैलेंस रखने पर रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित बैंक दर से ब्याज मिलता है। जैसा समय विद्युत बिल के भुगतान पर 1.5% की छूट दी जा रही है। ऑनलाइन के माध्यम से समय भुगतान पर 1% की अतिरिक्त छूट मिलती है। ग्रामीण उपभोक्ताओं द्वारा 1 तिमाही के सभी विद्युत विपत्र का समय भुगतान पर 1% की अतिरिक्त छूट मिलती है। दोस्तों, बिहार विधानसभा का सत्र अब समाप्त हो चुका है, जहां विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने सत्र समापन की घोषणा की है। उन्होंने सत्र के संचालन में सहयोग करने वाले सभी लोगों के प्रति आभार जताया है। उन्होंने बताया है कि 1 दिसंबर को प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने 236 सदस्यों को सदस्यता की शपथ दिलाई, जब 5 सदस्यों ने 2 दिसंबर को शपथ ग्रहण किया। जब उसी दिन विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ। 3 दिसंबर को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को
संबोधित किया। जमुई पर सभा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सदन नेता और फिर तेजस्वी यादव को विपक्ष का नेता घोषित किया। उन्होंने बताया है कि सत्र में विभिन्न विश्वविद्यालयों में विधायकों को सदस्य बनाने के लिए विधानसभा को अध्यक्ष को प्राधिकृत किया गया है। 4 दिसंबर को नरेंद्र नारायण यादव विधानसभा अध्यक्ष के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। दोस्तों, बिहार में जमीन सर्वे का काम जारी है। इस बीच उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जिला अभिलेखागार और फिर अंचल स्तर पर रखे गए भूमि अभिलेखों में से कुछ खतियानों के बीच के पन्ने गायब मिले हैं। इस कारण उन दस्तावेजों का डिजिटलीकरण नहीं किया जा सका है। ऐसे गुमशुदा दस्तावेज उपलब्ध कराने वाले नागरिकों को बिहार राजस्व योद्धा सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही उपलब्ध कराए गए दस्तावेज की फॉरेंसिक साइलेंस लेबोरेटरी से जाँच करके उनकी सहायता सुनिश्चित की जाएगी। शुक्रवार को विभागीय समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ राजस्व गांवों में अभिलेख भी अनुपलब्ध पाए गए हैं। ऐसे गांवों में पुराने जानकार लोगों की सहायता से भी अभिलेख पुनर्वृत्ति संभव है और फिर सहयोग करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिया है कि इस प्रक्रिया में राजस्व कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए तथा उनके लिए भी प्रोत्साहन पुरस्कार तय किया जाए। इससे पहले विभाग की समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री ने दाखिल खारिज, परिमार्जन प्लस शिकायत प्रबंधन प्रणाली, भूमि सर्वेक्षण एवं भू लगान भुगतान जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली थी। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सम्राट चौधरी ने सरदार पटेल भवन में कानून व्यवस्था को लेकर के समीक्षा बैठक की। इस मौके पर सम्राट चौधरी ने बिहार में विशेष बल अभय ब्रिगेड के गठन की घोषणा की है, जो कि स्कूल, कॉलेजों, बाजारों और फिर अन्य संवेदनशील स्थानों पर सक्रिय रह करके महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। छेड़खानी या फिर उत्पीड़न की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करेगा। गृह विभाग संभाल रहे सम्राट चौधरी ने अवैध खनन के खिलाफ प्रभावी सूचना प्रणाली विकसित करने, जमीन की गलत खरीद फरोख्त में संलिप्त लोगों की पहचान के लिए विशेष तंत्र बनाने तथा राज्य की यातायात व्यवस्था को 3 महीने के भीतर दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिलाधिकारियों और फिर पुलिस अधीक्षकों को उद्यमियों और फिर औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ मासिक बैठक आयोजित करके उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है। सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कर दिया है कि गृह विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता कानून व्यवस्था में किसी भी प्रकार की ढिलाई को समाप्त करना है। उन्होंने अधिकारियों को अवैध खनन पर वास्तविक समय में निगरानी के लिए तंत्र तैयार करने और फिर जमीन से जुड़े हुए फर्जीवाड़े पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं। वहीं पर आगे सम्राट चौधरी ने कहा है कि एनडीए सरकार भू माफिया, बालू माफिया और फिर शराब माफिया के खिलाफ कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति यानी कि 0 टॉलरेंस पर कार्य कर रही है। जब बिहार अपराधियों के लिए नहीं है, जो यहाँ पर रह करके कानून तोड़ने की कोशिश करेगा उसे या तो सुधरना होगा या फिर राज्य छोड़ना होगा, ये कहना है सम्राट चौधरी का। सम्राट चौधरी ने प्रशासनिक मशीनरी को भी स्पष्ट निर्देश दिया है कि कानून व्यवस्था के मामले में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहां बैठक में पुलिस मुख्यालय के विभिन्न प्रभाग, विशेष शाखा अपराध अन्वेषण विभाग, विशेष कार्य बल और फिर सुरक्षा विभाग द्वारा विस्तृत परिस्थितियां दी गई है। इस दौरान अपराध नियंत्रण, खुफिया तंत्र, सुदृढ़ीकरण, सुरक्षा व्यवस्था और फिर भविष्य की कार्य योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई है। सम्राट चौधरी ने सभी परिस्थितियों की समीक्षा करते हुए राज्य की आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत बनाने, विभागीय कार्यों में पारदर्शिता बढ़ाने एवं त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। दोस्तों, राजद विधायक आलोक मेहता ने सरकार पर मुख्यमंत्री रोजगार योजना में भेदभाव करने का आरोप लगाए हैं। जहां आलोक मेहता ने विधानसभा में कहा है कि इस योजना का लाभ चुनिंदा महिलाओं को ही दिया गया। जहां 4 करोड़ महिलाएं राज्य में ऐसी भी हैं जिन्हें योजना से 10-10 हज़ार रुपये नहीं मिले हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि राजनीतिक लाभ के लिए चुनिंदा वर्गों को लाभ पहुँचाया जा रहा है, जबकि योजना का उद्देश्य सभी पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता देना है। वहीं पर आलोक मेहता ने सदन में कहा कि राज्य की महिलाओं के साथ ये भेदभाव स्वीकार नहीं है। जब किसी भी परिवार, समाज और फिर राज्य की अर्थव्यवस्था में महिला रीढ़ होती है, ऐसे में चुनिंदा महिलाओं को लाभ देकर के एक को वंचित रखना तर्क संगत नहीं हो सकता। जब समान रूप से सभी महिलाओं को बराबर का हक दिया जाना चाहिए। जब अपने संबोधन के दौरान आलोक मेहता ने सरकार को वित्तीय प्रबंधन के मुद्दे पर भी घेरा है। उन्होंने कहा कि एक ही वर्ष में बार-बार अनुपूरक बजट लाना संकेत है कि सरकार अपने दायित्व का सही प्रकार निर्वहन नहीं कर रही है। इससे साबित होता है कि अफसरशाही हावी है और योजनाएं सही प्रकार नहीं बन रही है। आलोक मेहता ने सरकार पर यह भी आरोप लगाया है कि बजट निर्माण के वक्त विपक्ष ने जो सुझाव दिए उन पर ना तो कोई भी चर्चा हुई और न ही सरकार की ओर से इस संबंध में कोई भी जवाब भी दिया गया। विपक्ष की आवाज को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है।
दोस्तों बिहार के जेलों में अब हाईटेक सुरक्षा लगेंगे। जी हाँ, 9000 से ज़्यादा कैमरे लगाए जाएंगे। आपको बता दूं कि बिहार के सभी जेलों में चप्पे चप्पे की अब कैमरे की निगरानी की जाएगी। उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया है कि बिहार की 53 जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को अत्याधुनिक बनाने के लिए 9073 नए CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। जब बिहार की 8 जेलों में पहले से लगे कैमरे को नए लगाए जाने वाले कैमरे से इंटीग्रेट किया जाएगा। इसके लिए 155 करोड़ 38,36,153 रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस परियोजना से बिहार की जेल सुरक्षा व्यवस्था और फिर मजबूत होगी। वहीं पर सम्राट चौधरी ने बताया है कि कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षणालय को बेल्ट्रॉन द्वारा उपलब्ध कराए गए संशोधित विस्तृत प्रकलन के आधार पर मंजूरी प्रदान की गई है। इस परियोजना में CCTV कैमरों, सॉफ्टवेयर, फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइबर नेटवर्क, स्थानीय मॉनिटरिंग व्यवस्था, 5 वर्षों के लिए संचालन एवं रखरखाव के लिए मैन पावर लागत, परामर्श शुल्क और उसके बाद आकस्मिक व्यय तथा बेल्ट्रॉन मार्जिन को भी सम्मिलित किया गया है। दोस्तों पटना के स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति पर शिक्षा विभाग की ओर से कड़ी नजर रखी जा रही है। इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अगर कोई भी शिक्षक अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए पुरानी तस्वीर का इस्तेमाल करते हैं तो फिर पकड़े जाने पर उन्हें निलंबित कर दिया जाएगा। इसको लेकर के शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस तरीके के शिक्षकों को चिन्हित करने का निर्देश दिया है। जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को इस संबंध में जाँच करके कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है। जिला शिक्षा कार्यालय ने कहा है कि ऐसी सूचना मिल रही है कि शिक्षक ऑनलाइन उपस्थिति बनाते समय तस्वीर नहीं लेकर के पुरानी तस्वीर अपलोड कर रहे हैं। इसके साथ ही लॉगआउट के दौरान भी इस तरीके का दृश्य देखने को मिल रहा है।